और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी ने पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तरायण हो गया है, ऐसे में शुभ काम होने शुरू हो गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सीएम धामी ने संकल्प पत्र को बीजेपी की गारंटी बताते हुए कहा है कि विकास का रोड मैप है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देखिए, हर चुनाव में हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी से, जनता से। वो उन्होंने 2 सरकारें हमारी जनता ने बनाई हैं और तीसरी सरकार भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारी बनाए, जिससे कि हम और तेज गति से विकास को जो है गति प्रदान करें। और बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस का रिएक्शन आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है और न ही विकास का कोई रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में थूक जिहाद को उपलब्धि बता रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना दिवाला उत्तराखंड में निकल गया है। वो विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, वो निकाय में अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पा रही है और थूक को जो है अपनी उपलब्धि बता रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर मुद्दों से विहीन है और जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। और निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में आ गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चुनाव प्रचार किया और जनता के बीच बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं। ऐसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास काम और तेजी के साथ होंगे। काम होगा, जो विकास होगा वो नगर पालिका अध्यक्ष जी के माध्यम से होना है। आज आपके बीच की एक महिला है और पार्टी की महिला जीतेगी। निश्चित रूप से विकास 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र के अनेक काम जो अभी होने हैं वो सब काम तेजी से धरातल पर उतरेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और उनके मार्गदर्शन से आज हमारा राज्य उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर उत्तराखंड का एक अलग स्थान प्राप्त हो रहा है, जहां एक और हजारों करोड़ की परियोजनाओं के माध्यम से आज हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान बन रहा है, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण के कार्य चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहरों से लेकर आज सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्रों तक शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस पर मजबूती से काम किया जाए। और वहीं रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर अब पार्टियां चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रही हैं। वहीं इस निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं गढ़वाल मंडल नगर निकाय चुनाव प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारी की अपेक्षा की जा रही है। सरकार किसी भी मुद्दे पर खरा नहीं उतर पा रही है।
इसलिए इस निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर लोग कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र है उसमें चुनाव जो है बैरोमीटर होते हैं जनता में लोकप्रियता के, और एक बार फिर से राज्य में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस इसमें पूरे दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं, ये चुनाव उनके लिए वाटरलू साबित होंगे। और शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है श्रीनगर निगम की। यहां बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण में है। यहां पर जनता की जरूरतें क्या है और शहर का समीकरण क्या कहता है, देखें इस पर ये रिपोर्ट। नगर निगम बनने के बाद श्रीनगर गढ़वाल में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मेयर पद के लिए यहां भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 5 महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। श्रीनगर निगम में 40 वार्ड है, वहीं यहां 29,094 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 14,948 और महिला वोटर 14,139 है, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 7 है। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में मेयर पद के लिए इस बार महिला सीट है। ऐसे में बीजेपी ने आशा उपाध्याय पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा है। प्रचार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का मुझे अपार सहयोग मिल रहा है। वो समस्या यहाँ है, सबसे पहले पानी की, नाले, सड़क, लाइट, इन सब को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन सब को नोट करते हुए चल रहे हैं। इन सब की चीजों को, इन समस्याओं को सबसे पहले हल किया जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, और समस्याएं तो हमें काफी गलियों में देखने को मिल रही है। कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं कूड़े कचरे ढेर लगे हुए हैं, कहीं जो है नालियां जो है जाम हो रखी हैं, सड़कें खराब हैं, आवारा पशु दुनिया भर के जो है गंदगी में घूम रहे हैं। चुनौतियां तो लंबी चौड़ी हैं हमारे पास, और यहाँ पे अभी श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड हैं, और मैं 40 वार्ड पे जहाँ जहाँ भी गई हूँ वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। रास्ते को लेकर है, नालों को लेकर है, जो बरसाती नाले घर घर तक आ रखे हैं और रास्ते नहीं बने हुए हैं, लाइट की समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं। रणभूमि में दम के चुनाव लड़ रही हूँ, और मैंने फरासू हो गया, ढमक हो गया, ये हमारा दिगोली हो गया, बिलकेदार, श्रीनगर में डांग क्षेत्र हो गया। श्रीनगर चारधाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। वहीं शहर की कई समस्याएं हैं, जिसमें पीने का पानी, साफ सफाई, सीवर, पार्किंग, जाम और स्वास्थ्य के साथ परिवहन की समस्या है, जिनका समाधान यहाँ की जनता चाहती है। देखते हैं कि 4 धाम की यात्रा यहाँ पर होती है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण नहीं है, हमेशा जाम रहता है, तो उस पर काम किया जाए। शिक्षा का सवाल है, यहाँ पर हाई एजुकेशन है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय सिर्फ नाम का है, क्या यहाँ पर फैकल्टीज हैं, क्या नहीं है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। और अगर मैं ये सड़क चौड़ीकरण की बात करूं, तो ये भी सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्याओं को समझ सके और उनके लिए काम करे, ना कि वो अपने तरीकों से सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करे। जैसा कि अब हम देखते हैं हमारे कॉलेज के साइड में नाले हैं और वो साफ नहीं रहते हैं। अभी नगर में देखने को मिलता है कि साफ सफाई, और आप यहाँ से नीचे गए होंगे जो नीचे वाली रोड है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सीवर लाइन जो है पूरी खुली हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे साफ सफाई का है, मोस्टली तो यही है कि साफ सफाई जरूरी है, और नगर निगम में जो भी है कानून व्यवस्थाएं, इन्हें थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। नगर निगम श्रीनगर में पहली मेयर कौन होंगी, ये तो 25 जनवरी को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव को अपने पाले में लाने के लिए हर उम्मीदवार पूरी ताकत लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आलोक रावत की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि हम इसी महीने यूसीसी लागू करने वाले हैं और इसके लिए ट्रेनिंग का काम आखिरी दौर में है। हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था।
हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां अखिलेश यादव अपने चाचा राजापाल यादव की अस्थियां विसर्जन करने में शामिल हुए। नमामि गंगे घाट पर अस्थि विसर्जन किया गया और इस दौरान दोनों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत ये कहा है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी आपके साथ है। इंडिया गठबंधन बनाते समय तय हुआ था कि जो क्षत्रिय दल जहां मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन उसे मजबूत करेगा। बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव के चाचा राजापाल यादव का निधन हुआ था, जिसके बाद सैफई में अंतिम संस्कार किया गया था। जी सर। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। और राजस्थान के मेहंदीपुर में दर्शन के लिए गए देहरादून के एक परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। चारों के शव मेहंदीपुर की अक धर्मशाला में मिले हैं। मृतकों के देहरादून के रायपुर के रहने वाले दंपति और उनके बेटे और बेटी शामिल है। मृतकों की राजस्थान पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है। मृतकों की पहचान सुरेंद्र उपाध्याय, पत्नी कमलेश और बेटा नितिन उपाध्याय और बेटी नीलम के तौर पर हुई है। वहीं राजस्थान पुलिस की सूचना पर दून पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक मृतकों के परिजन देहरादून में मेहंदीपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आज उन्हें आना था बुध को। अच्छा, आज वापस आना था। हाँ। तो लास्ट बातचीत कब हुई थी आपकी उनसे? उस दिन गए में। जिस दिन गए थे। हाँ। गए किस दिन किस तारीख को? मेरे ख्याल का 10 तारीख में गए दिखे थे। 10 तारीख। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आपके, क्या करते थे? बस ये लड़का तो यहाँ एडियोस फैक्ट्री में नौकर था इनका, और इनका पिता गाड़ी चला कर था। उनसे बात की गई तो उनके द्वारा जो पता ये चला कि ये जो परिवार है जो चकतुंडवाला में रहता है, तो एक उसमें बुजुर्ग दंपति हैं और उनके बेटा और बेटी थे। ये 4 लोग जो हैं तकरीबन 3-4 दिन पहले मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए हुए थे। उसके उपरांत क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए वो उस संबंध में तो वहाँ की पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन कल जो जानकारी मिली है कि इन चारों की जो रुके हुए थे, तो उसमें संदिग्ध अवस्था में इनकी जो है डेड बॉडी मिली है। तो वहाँ की लोकल के पुलिस के द्वारा उसके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो की जा रही है। और हमारे द्वारा कल रात इनके परिजनों को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया था। राजस्थान पुलिस से भी इनका टाइप करवा दिया गया था, तो इनके परिजन वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी की जो धर्मशाला है उसमें 400 मिलने के मामले में पुलिस वापस सुबह मौके पर पहुंची है। सर, क्यों पहुंची है और अब आगे क्या प्रक्रिया की जा रही है? जो मृतक हैं उनके शवों को CHC टोडा भीम के मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। परिजनों को रात्रि में ही सूचना दे दी गई है। जो चल रहे हैं, दूरी अधिक होने और मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। उनके आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जैसी भी सूरत होगी आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, ये SHO टोडा भीम है और इनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत के कारण क्या है। जो 400 मिले हैं वो दूसरे नंबर की मंजिल पर मिले हैं। राधा कृष्णा धर्मशाला है और इसके दूसरे नंबर की ये मंजिल है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये होटल है और जिसको धर्मशाला बोला जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में जितने भी होटल है उनको धर्मशाला बोला जाता है। और ये रूम नंबर 119 है और यहाँ की ये तस्वीरें हैं
आप देख सकते हो। हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर होकर कुछ तस्वीरें दिखाएं ताकि ये पता चले कि रूम का अंदर की स्थिति क्या है। अभी पूरी जो पुलिस की टीम है यहाँ पर आई थी और पूरे जो ये बैग हैं, जो कपड़े हैं, इनकी जांच करके गई है। पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जो 4 मौत हुई है इस कमरे में, उन सबकी जांच हो, ये कोशिश की जा रही है। और इसी आधार पर यहाँ से रात को शव को टोडाभीम अस्पताल में भिजवा दिया है। और अब जब परिजन आएंगे उसके बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि आखिर रूम नंबर 119 की मिस्ट्री आखिर है क्या और इन 4 जो मौत हुई है इनका कारण क्या है। आशीष शर्मा। क्षेत्र इन दिनों चुनावी रंग में रंगा हुआ है और इस दौरान टेंट, साउंड, फूल के साथ चुनावी सामानों की काफी डिमांड है, जिससे यहाँ के व्यापारियों की चांदी हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में नेता वोट मांगने में जुटे हुए हैं, लेकिन टेंट हाउस, साउंड सिस्टम, फूल माला बेचने वालों समेत ई रिक्शा चलाने वालों के लिए भी रोजी रोटी कमाने का जरिया बना हुआ है और इससे जुड़े लोग आम दिनों की तुलना में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। बिजनेस तो इसका फूल का बढ़ता है वैसे तो के वो हर साल के मुकाबले में को कम चल रहा है। थोड़ा इसमें साहब इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा है ना, और उसमें वही है अपना 200 300 400 बन जाते हैं उसमें। अब मंदा चल रहा है, इसमें थोड़ा इसलिए लगा रखी कि जब 2 पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे हमारा। इसके साथ ही चुनावी मौसम में टेंट हाउस, साउंड सिस्टम और चुनावी सामान बेचने वाले दुकानदार भी हैं, जिनके सामान की इस चुनावी माहौल में खूब डिमांड है और व्यापारियों की इस चुनावी मौसम में चांदी है। साउंड तो बस यही है, लोग प्रचार के लिए पसंद करते हैं। ई रिक्शा पे या पैडल रिक्शा तो खत्म ही हो गई, अब ई रिक्शा पे ज़्यादातर लगवा रहे हैं। क्या फिर एक हमारा फोल्डिंग स्पीकर आता है आहूजा का, वो बिकता है ज़्यादातर, वो लेके जाते हैं लोग मीटिंग वगैरह करने के लिए। जहां चुनाव में नेता पसीना बहाने के साथ खर्च भी कर रहे हैं, इसका फायदा कई लोगों को मिल रहा है। साथ ही चुनाव का माहौल गर्माएगा तो व्यापारियों और दुकानदारों को भी नेताओं से अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जियाल की रिपोर्ट। और वहीं उत्तरकाशी में मोरी के जाखोल में सवारी से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि बस खाई में जाने से पहले अटक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मोरी अस्पताल में भर्ती कर पाया गया है। और अब आपको दिखाते हैं कहानी एक ऐसे उत्तराखंडी की जिसने चीन में भारतीयता का परचम लहराया हुआ है। कभी खुद के रोजगार के लिए भटकने वाला ये शख्स आज चाइना में न सिर्फ 100 से ज्यादा उत्तराखंडियों को रोजगार दे रहा है, बल्कि चाइनीज लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है। और अब आपको चाइनीज फिल्मों का मशहूर एक्टर बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है टिहरी के केमरिया सौड़ गांव के देव रतूड़ी। 20 साल पहले रोजगार की तलाश में चीन पहुंचे देव रतूड़ी ने यहाँ एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी से शुरुआत की और फिर 5 साल के अंदर ही वो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर बन गए। 2013 में देव रतूड़ी ने अंबर पैलेस के नाम से पहला भारतीय रेस्टोरेंट खोला, जिसमें पूरी तरह भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक थी। रेस्टोरेंट में इंडियन कपड़े भी रखे हुए हैं। अगर आप इंडियन कपड़े पहनकर खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में ऐसे कस्टमर्स को कई सुविधाएं दी जाती हैं। देव रतूड़ी का ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे चाइना में उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट की चेन बना दी है, जिसमें 15 रेस्टोरेंट शामिल हैं। इन रेस्टोरेंट में करीब 100 कर्मचारी उत्तराखंड के हैं। यात्रा आसान तो नहीं थी। ये लगभग 20 साल हो गए मेरे को चीन में रहते हुए। तो शुरू में एज ए वेटर एक मौका मिला था हमको, एज ए वेटर मैंने काम करना शुरू करा चीन में। तो ये कल्चरल गैप था, दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को हमारी भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में पता चले। तो इसलिए हमने फिर 2013 में एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ हमने एक कल्चर और शुरू करा कि साड़ी पहन के आप आएंगे, पहले आप बुकिंग करेंगे तो आपको फ्री में इंडियन कपड़े मिलेंगे, उनको पहन के और आप जो है खाना खा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ
तो एक रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई है और अभी हमारे चेन में लगभग 15 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें कि 150 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उसमें 100 लोग जो है 100 से ज्यादा लोग हमारे उत्तराखंड से हैं। देव रतूड़ी चाइना में सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं चलाते बल्कि बतौर फिल्म एक्टर भी खासे पॉपुलर हैं। देव चाइना की 45 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। चाइना की फिल्मी दुनिया में देव गैंगस्टर नाम से चर्चित हैं। और फिल्मों का ये था कि 1998 में मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। मैंने ब्रूस ली की फिल्म को देख के मैं बड़ा प्रेरित हुआ था और उसके बाद मैं बम्बई गया था। तो मैंने इंडिया में भी एक टीवी सीरियल में और एक हरियाणवी फिल्म में काम करा था मैंने 2000 में। और उसके बाद वो सपना था मन में, एक यहाँ कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो फिर चाइना में जब गया मैं तो 10 साल बाद मेरे को फिर एक बार मौका मिला। एक डायरेक्टर था, वो किसी तरह से हमारे रेस्टोरेंट में आया, तो बोला रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा बना रखा है, यहाँ पर एक शूट करना है और एक छोटा सा रोल है। तो मैंने वो जो रोल निभाया उसको वो बड़ा पसंद आया, तो उसने दूसरे डायरेक्टर को रेफर करा धीरे धीरे करके। अभी आप देखते हैं मैंने लगभग चाइना की 45 से भी ज्यादा फिल्मों और टीवी ड्रामा में मैं अब तक काम कर चुका हूँ और विभिन्न तरह के रोल निभा चुका हूँ। ज्यादातर गैंगस्टर होते हैं। देव रतूड़ी बेहद गरीब परिवार से निकल कर आते हैं और अब वो चाहते हैं कि उनके गांव के आसपास के बच्चों का स्कूल किसी भी जरूरत की वजह से ना छूटे। यही नहीं, देव रतूड़ी हर साल उत्तराखंड यानी अपने गांव आना नहीं भूलते हैं। चाइना में रहते हुए 20 साल हो गया, तो हमको साल भर में मौका मिलता है आने का, लेकिन हम क्या है कि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर रहते हुए भी जैसे मैं हर दिन 5 बजे उठ जाना, 2 घंटा ध्यान करना, पूजा करना, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हमने उनको अपनी संस्कृति से ऐसा जोड़ के रख रखा कि शनिवार इतवार को कभी भी हम खुद नहीं पूजा करते, हम बच्चों से करवाते हैं। उनको पता चलना चाहिए, तो कोशिश करते हैं घर पे भी ऐसा माहौल हो, पहाड़ी माहौल हो। कभी पहाड़ी खाना बना दिया, पहाड़ी गाने लगा दिए, तो गाँव की यादों से जुड़े रहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने देहरादून पहुंचे देव रतूड़ी का कहना है कि ये समय है अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का। मुख्यमंत्री की पहल पर देव रतूड़ी ने टिहरी में 2 गांव भी गोद लिए हैं। देव रतूड़ी का कहना है कि इन गांवों को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करने की उनकी योजना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन भी पहुंची हैं। लॉरेन पवेल जॉब को गुरु कैलाशानंद गिरी ने कमला नाम दिया है। आज लॉरेन पावेल जॉब्स ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से भगवती मां काली के बीच मंत्र की दीक्षा ली है। दीक्षा देते हुए गुरु कैलाशानंद गिरी ने लॉरेन को आशीर्वाद भी दिया। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।